हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के सन 2016 के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास पेपर को हल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर होते हैं। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। कितने होते हैं? 11। हमारा ऑप्शन दो सही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मनुष्य के उच्चारणों उपयोगी अवयव हैं काकाल, काकल, कंठ, दंत, उपयोग सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयोग सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली हुई सांस का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे यहाँ दिया है ध्वनि विज्ञान, तो किसका अध्ययन किया जाएगा? ध्वनि का ही तो अध्ययन किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन तो सही हो जाएगा कि मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि का। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दो हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन दो सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हम लोग आगे। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। दोस्तों आपको पता है दंत व्यंजन कौन सा है? ना, का, च, डा। तो यहाँ पे दंत व्यंजन कौन सा है दोस्तों? ना। क्या है? ना है। तो हमारा ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, विस्मयादि बोधक का। तो दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग होता है? तो विस्मयादि बोधक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो जैसे आपको दोस्तों पता है टा वर्ग में। किसमें? टा वर्ग में। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा होता है ना दोस्तों, वही। 13 संख्या है। क्या है दोस्तों? 13। सम, विषम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सम संख्या वो होती है जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो ये क्या संख्या है? विषम संख्या। तो हमारा ऑप्शन दो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो दोस्तों यहाँ पे आरोही क्रम पूछा है तो क्या होगा? ये वाला देखिए, घटते क्रम में लिखा है 11, 9, 7, 5, 2, लेकिन यहाँ पे 2, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है? बढ़ते क्रम है। तो हमारा ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 11 के बाद 12, भाग की संक्रियाएं हैं भाज्य, भाजक, भागफल, उपयोग सभी। तो हमारा यहाँ पे उपयोग सभी सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण, उपयोग सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, उपयोग सभी। तो दोस्तों यहाँ पे उपयोग सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं। 99 में दहाई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इकाई भी 9 है और दहाई भी 9 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दो सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। मैंने दोस्तों सॉल्व किया है, ये चतुर्थ सेमेस्टर का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा है, 16वां प्रश्न है, लेखन का अर्थ बताइए। तो लेखन का अर्थ क्या होता है? लिखना होता है। क्या होता है? लिखना। मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करना ही क्या है दोस्तों? लेखन है। क्या है? लेखन। मन के भावों और विचारों को लिपिबद्ध करना ही क्या है? लेखन। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। कौन सी हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष् व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष् व्यंजन सा, शा, शा, हा। ठीक है, शा, शा, खा, हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? क्या पूछा है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर से दोस्तों पढ़ते हैं इसके हम।
जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, जैसे लड़का, ये, यह आदि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हरस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो हरस्व दोस्तों आपको पता है ना कि स्वर कितने प्रकार, 3 का, हरस्व, दीर्घ और प्लुत, तो वही पूछा है। तो इसमें एक मात्रा का समय लगता है दोस्तों, आ ई उ ऋषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ ई उ ऋषि। ठीक, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 21 हमारा क्वेश्चन है, बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता है। ठीक है, सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता है। कभी किसी वाक्य के एक शब्द पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे शब्द में भी कभी एक अक्षर पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे अक्षर पर। उच्चारण के इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं, बलाघात। आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन में देखते हैं, जीव्या के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण एवं उनके नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, सीरीज में ये गलत दिया हुआ है, मैंने इसे लिखा है यहाँ पे सही। आप लोग देखिए इसे, कितना अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे ई, बड़ी ई, ए। ठीक है, मध्य स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ। ठीक है, पश्च स्वर देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन था दोस्तों कि री का उच्चारण स्थान, री से ऋषि का, तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, मूर्धा होता है। सॉरी, क्या होता है दोस्तों, मूर्धा। री, जैसे आप लोग बोलेंगे तो जीभ उल्टी जाती है तो और जाके ऊपर छूती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्धा कहते हैं। ठीक है, उस व्यंजन क्या है लिखिए। जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से घर्षण करती हुई गर्म हवा निकले। क्या दोस्तों, फिर से, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह से घर्षण करती हुई गर्म हवा निकले तो उन्हें उस व्यंजन कहा जाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं, जैसे श, ख, श और हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जिस स्वर का उच्चारण करते समय नाक, हवा और मुंह दोनों से निकले उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक को शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर चिन्हित किया जाता है, जैसे चांद दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हलंत 26 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, हलंत से क्या अभिप्राय है लिखिए। हलंत जब किसी व्यंजन वर्ण के नीचे लगाया जाता है तो वह व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, मतलब उसमें स्वर नहीं रहता है, अर्थात जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ आ समाप्त हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, स्वर रहित व्यंजन को हम हलंत में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं लिखिए। तो 26 दोस्तों, कितने, 26। चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी है, नाम लिखिए। चा वर्ग की, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं लिखिए। गुणनफल, गुणक और गुणज। ठीक है दोस्तों, गुणनफल, गुणज और गुणक। अब देखते हैं लास्ट, ये सॉरी 30 क्वेश्चन 30 वाला। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता ही है, आप लोग ये निकाल ही लेंगे। इकाई के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे 4 है और सैकड़ा के स्थान पे 3 है। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग लघु उत्तरी। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखें, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। पहला है उच्चारण शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन का अभ्यास, 12 खड़ी का अभ्यास करना, व्याकरण का समुचित ज्ञान होना, लिपि का समुचित ज्ञान होना, वाचन अभ्यास करना, सिररेखा पर ध्यान देना, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्यों में क्या अंतर है, उदाहरण देके समझाइए। वह वाक्य जो किसी कार्य के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है, और निषेधवाचक जिन वाक्यों से काम के ना होने के बारे में पता चले उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों, विधानवाचक का, छात्रा पढ़ रही है, बादल छाए हैं, काम हो रहा है ना इसमें। निषेधवाचक में उदाहरण देखिए दोस्तों, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगी, बच्चों की परीक्षा नहीं है। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों आगे, ये है हमारा 33 क्वेश्चन। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता, तरंगता। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्ट होगी तो ध्वनि सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सके। सही बात है। ठीक है, आगे दूसरा पढ़ते हैं। सार्थकता
ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो, अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, वाणी में सार्थकता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्धता, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। तरंगता देखते हैं दोस्तों चौथा, ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब लोग 34 देखते हैं दोस्तों। स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। मात्रा के आधार पर पहले स्वर के भेद देखते हैं दोस्तों। हारस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है जैसे आ ई उ ऋषि। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगता है जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ आओ। ठीक है, प्लुत स्वर जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है जैसे ओम। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों जीभ के आधार योग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। ठीक, आगे मैंने भी पढ़ा है दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत, समृत। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला जैसे आ। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता जैसे आ ए आओ। ठीक है, अर्धसमृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है ए ओ। समृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। छोटे बच्चों को हिंदी की गिनती गाकर सिखाएं, सही बात है। उन्हें खेल खेल में हिंदी की गिनती सिखाएं जैसे झूला झूलाते समय कितनी बार झूला। ठीक, कटोरे में कितने लड्डू आते हैं, बाजार से लाई सब्जियां गिनवाएं। 10 आलू में से 4 पक गए तो कितने आलू रह गए, बच्चों से रोज गिनतियां लिखवाएं। ठीक है, 36 देखते हैं। दहाई एवं सैकड़ा का क्या अभिप्राय है। किसी संख्या के दाएं ओर से दूसरा अंक क्या है दोस्तों, दहाई का अंक है। क्या है, दहाई का अंक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर से देखते हैं। किसी संख्या के दाएं ओर से, इधर से दाएं ओर होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 6 7। ठीक, अब क्या पूछा है, अब देख समझते हैं दोस्तों इसको। किसी संख्या में दाहिनी तरफ से दूसरा अंक, ये दाहिनी तरफ है दोस्तों, ये दूसरा अंक की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दहाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, आप समझाए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे सैकड़ा सा, किसी संख्या में दाहिनी तरफ से तीसरा स्थान, जैसे 6 7 8 है दोस्तों, तो दाहिना तरफ से तीसरा, और इसको हम स्थानीय मान निकालेंगे इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरोही, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। किसी संख्या में दाहिनी तरफ से तीसरा अंक सैकड़ा अंक कहलाता है, और इसका एग्जाम्पल दिया है दोस्तों। आरोही एवं अवरोही क्रम से आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 9। ठीक है, और है दोस्तों जब अवरोही क्रम, जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं, जैसे 18 12 11 9 7 3 2 1। देखिए दोस्तों, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, आप देखते हैं 39। समानार्थी शब्दों का हास्य उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे वृक्ष का तरु विटप पेड़, माता का जननी माँ अम्बा, और क्या, आकाश का नभ गगन अंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 40 वाला। अधिगम में शारीरिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं, ये भाषा शिक्षण में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों आपको पता है, जैसे दृष्टि दोष हो गया, उच्चारण दोष हो गया, श्रवण दोष हो गया, अगर ये सब रहेगा तो हम लोग भाषा को सीखने में कठिनाई उत्पन्न होगी ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।